तो बच्चों हमने पिछले सेशन में बात की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक। केसी और केपी जो थे इनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, ये टेम्परेचर पे इनका क्या डिपेंडेंस है और क्या बोलते हैं इनकी वैल्यूज से हम लोगों को क्या पता चलता है कि भाई रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है अगर केसी और केपी ज्यादा है तो, या अगर इनकी वैल्यू कम है तो रिवर्स डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है। ये सारी चीजें हमने सीखी। अब अगले इस पे जाते हैं पॉइंट पे कि वो भाई इनका एप्लीकेशन क्या है, कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जान लिया उससे हमारे को फायदा क्या होने वाला है। तो सिंपल चीज है भाई कि एप्लीकेशंस को समझना है। अगर आपको एप्लीकेशंस को समझना है तो हमको सिर्फ मैथमेटिकल जो इक्वेशन है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना, अपने को अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो मैथमेटिकली क्या बोलता है कि ये भाई प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स है, राइट। प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन है, ये अपने को दिख रहा है, राइट। तो ये जो रेशियो है ना, ये जो रेशियो है, ठीक है, इसका एप्लीकेशन ये है कि इससे आप एक नया और एक क्वांटिटी, एक इंपॉर्टेंट यहां पर टर्म जो है वो निकाल सकते हो, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? रिएक्शन कोशेंट। अब यहां पर बच्चे थोड़ा सा हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो पहले मैं क्लियर कर दूं। आप बोलोगे सर अभी थोड़ी देर पहले या इसके पहले जितने भी लेक्चर हुए इस चैप्टर के, उसमें हर बार आपने ये बोला कि Kc यानी कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो इस तरह से प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। ये हर बार हमने बोला, सेम चीज हमने बहुत बार रिपीट करी। अभी भी यहां पर भी सेम चीज देखी, देखो C रेस टू C, D रेस टू D, A रेस टू A, B रेस टू B। अब अचानक हम ये बोल रहे हैं कि ये जो वैल्यू जिसको हम लोग अभी तक Kc बुला रहे थे, अब उसको QC बुलाने का। अब क्या बुलाने का उसको? QC बुलाने का। अब सवाल ये है, और जो डाउट हमेशा आता है बच्चों के दिमाग में, सर कि अभी तक आप उसको KC बोल रहे थे, अब अचानक QC बोल रहे हो, आपने कुछ चेंज भी नहीं किया इक्वेशन में, तो भाई क्या इसका फंडा है? तो इसका सिंपल बात ये है कि भाई आपने एक बार ये जो रिलेशन है ये एस्टैब्लिश कर लिया फॉर इक्विलिब्रियम, मतलब कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच चुका है, तब आपने ये रिलेशन जो है ये एस्टैब्लिश कर लिया, बरोबर है। अब आप क्या कर रहे हो कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे नहीं भी पहुंचा है, मान लो कि ये रिएक्शन कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम पे अभी तक नहीं पहुंचा है, नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है। क्या है? नॉन इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन है, तो भी आप ये वाला जो रिलेशन है उसको अप्लाई कर सकते हो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस आइडिया। केसी का आइडिया ये है कि भाई आपने इक्विलिब्रियम अज्यूम करके रिलेशन डिराइव कर लिया, समझे आप? आपने क्या किया? पहले इक्विलिब्रियम अज्यूम करके क्या किया आपने? रिलेशन जो है वो डिराइव कर लिया। अब आप उस रिएक्शन के किसी भी सिचुएशन में उस रिलेशन को अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि हमने आइडियल गैस इक्वेशन डिराइव किया, अब उसको हम रियल गैसेस को अप्लाई कर रहे हैं, है कि नहीं? जैसे हम लोग अभी इसमें सॉल्यूशन कॉलिगेटिव चैप्टर में जितने भी कॉलिगेटिव के इक्वेशंस हैं सबको आइडियली अप्लाई करते हैं, फिर वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करके अप्लाई कर देते हैं। तो वैसे ठीक उसी तरह यहां पर भी आप जो भी डेरिवेशन है, जो ओरिजिनल इक्वेशन आपने डिराइव किया, वो आप इक्विलिब्रियम को अज्यूम करके कर रहे हो, बट जब उसको अप्लाई करने की बारी आती है तो आप नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट पे भी अप्लाई कर पाओगे। तो ये तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन हो गया। क्यों? क्योंकि दिस रिएक्शन कोशेंट will have the same form as the equilibrium concentration, but difference क्या है? difference ये है कि इसमें जो concentration है वो equilibrium concentration नहीं है। क्या ये बात समझ में आई? तो QC और KC ये दोनों का जो फॉर्म है इक्वेशन का वो एग्जैक्टली सेम है, बट जो ये वैल्यूज आप यहां यूज करोगे, ये जो concentration की जो वैल्यूज आप यहां पर यूज करोगे, Kc में वो इक्विलिब्रियम वैल्यूज होगी और Qc में वो नॉन इक्विलिब्रियम वैल्यूज होगी। गया दिमाग में? Kc में क्या होगा? रिपीट करो। Kc में क्या होगा? इक्विलिब्रियम वैल्यूज होगी। Qc में क्या होगा? नॉन इक्विलिब्रियम वैल्यू, ठीक है। और यहां पर एक बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारा सा वो लोग ने डायग्राम से दिखाया। डायग्राम से आपको बहुत प्यारा सा एकदम इजीली समझ में आता है। Qc और Kc का रिलेशन क्या है? अगर Qc कम है और Kc ज्यादा है, क्या बोला मैंने? QC कम है, Kc ज्यादा है, तो रिएक्शन इज मूविंग टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम।
क्यूसी और केसी एक ही हो गए तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है, और क्यूसी ज्यादा है केसी कम है तो रिएक्शन इज अगेन मूविंग टुवर्ड्स, मतलब रिएक्शन मूविंग बैक टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। समझे? ये देखो, यहां पर बैकवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, यहां पर फॉरवर्ड मूवमेंट टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम, और यहां पर इक्विलिब्रियम पे अचीव या पहुंच चुका है केमिकल रिएक्शन, राइट। तो अगेन यहां पे देखो, इफ क्यूसी इज लेस देन केसी रिएक्शन विल प्रोसीड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड मूवमेंट, राइट। इसके पहले हमने क्या देखा था कि भाई हम लोग जब सिर्फ केसी की बात करते थे तो हम बोलते थे भाई रिएक्शन ने रिएक्टेंट से चालू किया, फॉरवर्ड जा रहा है, उसका जो ये है क्या बोलते हैं, एम है कहां पहुंचना है, प्रोडक्ट्स पे पहुंचना है। एम क्या है उसका, कहां पहुंचना है उसको, प्रोडक्ट्स पे पहुंचना है। जब हम लोग क्यूसी की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ठीक है रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है, कहां तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, पहले इक्विलिब्रियम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। समझे बात को? तो क्यूसी और केसी का जब आप रिलेशन देख रहे हो, अगर क्यूसी कम है तो रिएक्शन इज मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स वो बोलता है भाई पहले इक्विलिब्रियम तो पहुंच जाऊं फिर देखेंगे फॉरवर्ड कहां जाना है और प्रोडक्ट तक जाना है कि नहीं जाना है, ठीक है ना। अगर क्यूसी और केसी सेम हो गए तो इक्विलिब्रियम पहुंच गया है, अब इसके आगे नो नेट रिएक्शन, क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बैकवर्ड इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन ही यही है, फॉरवर्ड बैकवर्ड रेट सेम हो गया। एंड अगर क्यूसी ज्यादा है तो रिएक्शन विल गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा टुवर्ड्स इक्विलिब्रियम। क्या ये बात समझ में आई? तो क्यूसी और केसी का अगर आप कंपैरिजन करते हो तो आपको जो नेट जो है डायरेक्शन, जो टोटल नेट डायरेक्शन है वो पता चल जाता है कि भाई रिएक्शन ओवरऑल जो है वो फॉरवर्ड या बैकवर्ड जाने वाला है, उसकी टेंडेंसी क्या है आपको वो पता चल जाता है, ठीक है। तो प्रिडिक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ क्यूसी एंड केसी मेक्स नो कमेंट ऑन द टाइम, ये अच्छा नोट दिया वो लोग ने। मतलब बेसिकली इससे आपको डायरेक्शन पता चलेगा कि रिएक्शन किस तरफ जाने वाला है, फॉरवर्ड या बैकवर्ड, बट कितनी तेजी से जाने वाला है, कितना फास्ट होने वाला है ये पता नहीं चलेगा। इसका टाइम से कोई लेना देना नहीं, वो केमिकल काइनेटिक्स में आता है, ठीक है ना। आई होप ये सिंपल चीज समझ में आई। केसी और क्यूसी का रिलेशन क्या है, केसी और क्यूसी का जो इक्वेशन है वो फॉर्म जो है वो सेम है। आप अगर जो भी वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दी रहेगी वो सब्स्टिट्यूट करोगे और क्यूसी का वैल्यू आपको कम मिलेगा तो मतलब कि फॉरवर्ड जा रहा है, क्यूसी का वैल्यू ज्यादा मिलेगा तो बैकवर्ड जा रहा है, और दोनों सेम मिलेगा मतलब इक्विलिब्रियम पहुंच चुका है। क्लियर बात? ओके, नाउ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, ये इतना बड़ा मेजर एप्लीकेशन नहीं है, दैट इज फाइन। तो पहला तो आपका है कि भाई डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन हमने प्रिडिक्ट कर लिया, कैसे? केसी और क्यूसी को यूज करके। दूसरा है कितना रिएक्शन कंप्लीट हुआ है, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कितना एक्सटेंट तक कंप्लीट हुआ है, 20%, 30%, 50%, 70%, कितना कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। एक चीज अपने दिमाग से निकाल देना, मैं पहले भी स्टार्टिंग में इस चैप्टर के स्टार्टिंग के लेक्चर में बोल चुका हूं, आधे से ज्यादा बच्चे है ना हमेशा एंड तक इक्विलिब्रियम को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि इक्विलिब्रियम मतलब 50% रिएक्शन हुआ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं हाफ लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मैं हाफ लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इक्विलिब्रियम मतलब 50%, इक्विलिब्रियम मतलब परसेंटेज कितना भी हो सकता है। इक्विलिब्रियम का मीनिंग फिर से बता रहा हूं, क्या बोला था, जब फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के रेट जो है वो सेम हो जाए, ठीक है ना, तब आप क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है, ठीक है ना। केसी का क्या था, केसी प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रिएक्टेंट्स को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये पता है अपने को, राइट। ऊपर न्यूमरेटर में प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रिएक्टेंट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये अपने को मालूम है, इसमें कौन सा नया चीज है। इसका ये मतलब हो गया कि अगर केसी का वैल्यू बहुत ज्यादा है तो हमको पता है कि वो राइट में, क्योंकि वो प्रोडक्ट्स की तरफ ज्यादा है, न्यूमरेटर ज्यादा होगा। केसी की वैल्यू ज्यादा है मतलब न्यूमरेटर ज्यादा होगा, मैथमेटिकली स्पीकिंग, बोलो हाँ या ना। और न्यूमरेटर ज्यादा मतलब प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, बोलो यस और नो। तो क्या मुझे ये समझ में आ जाएगा कि जो है किस तरफ ज्यादा जाने वाला है, एक्सटेंट जो है रिएक्शन का वो टुवर्ड्स प्रोडक्ट्स ज्यादा रहेगा, मतलब प्रोसीड्स नियरली टू कंप्लीशन। और अगर केसी की वैल्यू बहुत ही छोटी है, जैसे उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है
कि अगर 1000 है केसी की वैल्यू, क्या है 1000, 10⁻3, तो मतलब पता है अपने को कि केसी की वैल्यू वेरी लार्ज है और रिएक्शन जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन तक जाने के टेंडेंसी में है कि नहीं। लेकिन अगर मेरे पास यही केसी की वैल्यू 10⁻³ होती, मतलब बहुत छोटी वैल्यू 0.001 है ना, तो मुझे पता रहता कि अच्छा वेरी स्मॉल वैल्यू और रिएक्शन हार्डली एनी प्रोसीडिंग दिखा रहा है। तो ये तो सेम चीज अगेन बार बार रेपिटेटिव हो गई, आपको समझ में आ गया कि भाई हाँ सर हमको ये तो पता ही है, आपने बताया हुआ ही है कि भाई प्रोडक्ट ज्यादा है तो राइट की तरफ है, रिएक्टेंट ज्यादा है तो लेफ्ट की तरफ है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। सही बात है, समझ में आई बात ये, ठीक है। अब देखो उन लोगों ने एग्जाम्पल लेके भी दिखाया हुआ है, जैसे कि देखो केसी की वैल्यू यहां पर कितनी है 2.4 इंटू 10⁻47। आप देख सकते हो कितनी बड़ी वैल्यू है, कितनी बड़ी 10⁻47 मतलब 10 के बाद 47 जीरो। आपके एवोगैड्रो नंबर का भी ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा, एवोगैड्रो नंबर 10⁻23 होता है ना, राइट, उतनी बड़ी वैल्यू है इसकी। और आप देखो तो वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी हाई, बोलोगे हाँ एग्जांपल में वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी हाई, विच मींस कि प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा है, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन जा रहे हैं। अरे प्रोडक्ट बन रहे हैं मतलब रिएक्शन का एक्सटेंट किस तरफ जाने की टेंडेंसी थी, फॉरवर्ड जाने की टेंडेंसी थी। इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि नहीं। तो रिएक्शन इज इन फेवर ऑफ प्रोडक्ट्स, बोलो हाँ या ना। तो इफ केसी इज अ बिग वैल्यू, अच्छा केसी इज ग्रेटर देन 1, मतलब इट हैज टू बी अ वेरी लार्ज वैल्यू, मतलब समवेयर इन द रेंज ऑफ थाउजेंड्स, समवेयर इन द रेंज ऑफ थाउजेंड्स। तो आप कन्विक्शन के साथ, गारंटी के साथ बोल सकते हो कि बस रिएक्शन पूरा होने वाला ही है, इसको कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन को मतलब ये इन्फिनिटी वॉर का थैनोस है, इसको नहीं रोक सकते हो आप, ठीक है। मतलब ये आके ही रहेगा, होके ही रहेगा। ये क्या बोलता है, इसका क्या डायलॉग है, हिंदी में डब वाला डायलॉग था थैनोस का, क्या था, आई एम इनएविटेबल, तो इंग्लिश में है बट वो कुछ वो मस्त, हिंदी में मेरे को बड़ी फनी लगती है ये पिक्चरें, क्योंकि हिंदी में ये लोग डायलॉग के मतलब ही बदल देते। मैं होनी हूं और अनहोनी, ऐसा समथिंग मैं हूं अनहोनी, अनहोनी धोनी, क्या क्या बोलते रहते हैं लोग। 10⁻48। अब यहाँ पर वैल्यू देखो तो उतना ही उल्टा, मतलब बहुत ही छोटा वैल्यू है, जैसे बहुत ही स्मॉल वैल्यू है अगर आप देखेंगे तो। जैसे इसका उल्टा ही कर दिया उन्होंने, 10⁻47 कर दिया, समझो ऐसे, है ना। यहाँ पे 47, वहां पे -47, तो भाई वैल्यू इज वेरी लो, वैल्यू ऑफ केसी इज वेरी लो। तो रिएक्टेंट्स जो है, रिएक्शन जो है वो रिवर्स रिएक्शन को फेवर कर रहा है, रिएक्टेंट्स के फेवर में है, और हार्डली प्रोडक्ट्स बनेंगे, हार्डली मतलब कि रिएक्शन चालू ही नहीं होगा, मतलब ना के बराबर उसके रिएक्शन के प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होगा, राइट। So that was your second application, that is to understand. It's a very stupid thing to say extent of reaction. You can again say this is a more or less direction only. Again ये अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये more or less क्या है, डायरेक्शन को ही बता रहा है फिर से ना, प्रोडक्ट की तरफ जाने वाला या रिएक्टेंट की तरफ जाना, तो वही तो बता रहा हूँ, कुछ नया क्या है ना। नेक्स्ट इज हाउ टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। आप केसी को यूज करके इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को भी कैलकुलेट कर सकते हो। ये कैलकुलेशन सब लोग न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, यहाँ पे थियोरी में इसके ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का, ठीक है। ये सिर्फ एप्लीकेशन को और नाम को याद कर लो कि भाई पहला क्या था, रिपीट करेंगे, पहला क्या था, टू प्रिडिक्ट द डायरेक्शन, सेकंड क्या था, टू प्रिडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, तीसरा क्या है, टू कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया रहेगा, उसकी इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन को कैलकुलेट कैसे करना है वो हम लोग केसी को यूज करके कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे करना है मैं आपको न्यूमेरिकल्स में बताऊंगा, यहां पे आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, हम लोग सीधा न्यूमेरिकल उठाएंगे, उसको सॉल्व करके ही सीखेंगे। दैट इज अ बेटर वे टू डू इट, ओके। एंड देन फोर्थ वन is to understand the link between chemical equilibrium and chemical kinetics. केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स के बीच के लिंक को समझना। तो पहली बात तो जरा ये समझ लो कि केमिकल काइनेटिक्स क्या होता है, ये तो पता होना चाहिए। केमिकल काइनेटिक्स, काइनेटिक्स का मतलब क्या है बच्चों, फिजिक्स में आप लोग काइनेटिक चीजें पढ़ते हो। काइनेटिक मतलब द थिंग्स दैट आर इन, स्टैटिक का मतलब जो एट रेस्ट है, और काइनेटिक का मतलब जो इन मोशन है ना। तो केमिकल काइनेटिक्स, सिंपल भाषा में केमिकल काइनेटिक्स मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना। क्या क्या स्टडी करना,
रेट ऑफ रिएक्शन को स्टडी करना। एकदम सिंपल भाषा में अपन ने देखा ही, ठीक है, कि भाई कोई रिएक्शन कितने जल्दी होगा। एक केमिकल रिएक्शन है 2 सेकंड में हो रहा है, आपने बस 2 चीजें मिक्स की और भूफ खत्म, है ना, 2 सेकंड में हो गया। एक कोई भाई 10 मिनट में हो रहा है, कोई 20 मिनट में हो रहा है, कोई 1 घंटे में हो रहा है, कोई 5000 साल में हो रहा है। जैसे आप लोग ये हमेशा देखते हो, आप लोगों ने सबने सुना होगा कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग का नाम सबने सुना होगा, है ना। अपने को डायनासोर की हड्डी मिलती है तो अपन कैसे बताते हैं, या इजिप्ट में पिरामिड में से मम्मी मिली, मतलब तुम्हारी मम्मी नहीं, अपनी मम्मी नहीं भाई, वो मम्मी कंकाल जो पिरामिड में से मिलता है वो, हाँ। तो पिरामिड में से जो मम्मी मिली, अगर उसका एज बताना है, उसका क्या बताना है, एज, तो कैसा बताते हैं साइंटिस्ट, कैसे बताते हैं कि भाई ये 10,000 साल पुराना है, 20,000 साल पुराना है, राइट। तो उधर भी फंडा यही है कि उधर रेडियो एक्टिव डीके वो लोग चेक करते हैं कि अंदर जो अमाउंट ऑफ कार्बन था ना उसका कितना एज हो गया। तो वहां पर भी क्या लॉजिक लगाया जाता है, केमिकल काइनेटिक्स का ही लॉजिक लगाया जाता है ना। तो फंडा ये है कि केमिकल इक्विलिब्रियम समझ में आएगा तो केमिकल काइनेटिक्स समझ में आएगा। क्यों? केमिकल इक्विलिब्रियम आपको बता रहा है कि रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा कि बैकवर्ड जाएगा, है कि नहीं, और केमिकल काइनेटिक्स बता रहा है कि कितना तेजी से फॉरवर्ड जा रहा है, कितना तेजी से बैकवर्ड जा रहा है। बात समझ रहे हो? पहले तो तुम ये तय करोगे ना मेरे को किस तरफ जाना है, फिर केमिकल काइनेटिक्स में आएगा भाई कितने फास्ट जाऊंगा, कितने टाइम में जाऊंगा। समझ में आ रही बात? बोलो हाँ या ना। यस। तो इन दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन है। हमें ऑलरेडी मालूम है कि केसी क्या था, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। आया ना, रेट वर्ड आया कि नहीं आया, रेट आया। के एफ एंड के आर क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट है। तो अगर के एफ के आर से ज्यादा बड़ा है तो केसी लार्ज है, सीधी बात है। तो इसलिए अगेन आप बोल सकते हो कि भाई रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन। वापस रिपीटेटिव, जो स्मार्ट बच्चे हो तो समझ गए होंगे कि सर आपने चारों में एक ही चीज वापस घूम घूम के वही बताई, क्या कि भाई केसी बड़ा है या के एफ बड़ा है तो रिएक्शन आगे जा रहा है। यही तो बता रहे हो आप, बार बार यही तो बता रहे हो, है कि नहीं। तो रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन, के एफ इज लार्जर देन के सी इज लार्जर, है ना। के एफ इज लार्जर, दिस थिंग, इफ के एफ इज लार्जर देन के सी, ये भी हो सकता है ना, के एफ इज लार्जर देन के सी, तो रिएक्शन बिकम्स इरिवर्सिबल। तो रिएक्शन कैसा हो जाता है, इरिवर्सिबल, मतलब वो फॉरवर्ड को इतना प्रेफर करता है कि बैकवर्ड आने का सवाल ही नहीं पैदा होता अगर के एफ की वैल्यू बहुत ही ज्यादा हो गई तो। और अगर के एफ और के आर ऑलमोस्ट सेम हुए, फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या हुए, ऑलमोस्ट सेम हुए, तो के सी इज नियरली 1, क्योंकि दोनों अगर ऑलमोस्ट सेम है तो रेशियो क्या आएगा, 1 ना। तो रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, तो हमेशा ज्यादा करके रिएक्शन कहां पे अटक जाएगा, इक्विलिब्रियम पे आके अटक जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? यस। तो फिर से घूम फिर के वही हुआ, वापस से उन्होंने घूम फिर के आपको वही चीज बता दी। तो हमने कौन सी 4 चीजें देखी एप्लीकेशन में, फिर से देख लो। पहला क्या था, टू अंडरस्टैंड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। सेकंड क्या था, टू अंडरस्टैंड एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। तीसरा क्या था, टू कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। एंड चौथा क्या था, टू अंडरस्टैंड द रिलेशन बिटवीन केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल काइनेटिक्स। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। यस। Now we come to the very important part of this chapter, and this is one small principle, one small law you can say, that you will come across again and again and again and again. बहुत बार इसका नाम हमेशा सुनोगे। बहुत सिंपल चीज है, कोई बड़ी चीज नहीं, बट इसका नाम सुनते रहोगे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा बेसिक चीज है जो बहुत जगह अप्लाई होता है। क्या है वो प्रिंसिपल का नाम है ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। क्या नाम है? ली शैटलियर्स प्रिंसिपल। द प्रोनाउंसिएशन इज इंपॉर्टेंट, प्लीज डोंट मेस अप द नेम वेरी बैडली, ठीक है। ली चार्टलिया प्रिंसिपल, चार्टले प्रिंसिपल, ऐसा कुछ नहीं बोलने का है, ठीक है। जैसे तुम्हारे घर में अगर कोई सीए हो, तुम्हारे भाई बहन कोई सीए पढ़ रहे हो, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट है ना, वैसा चार्ट से ये चार्ट CHART नहीं है, CHATER है, शैटलियर प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, ठीक है ना। तो ली शैटलियर प्रिंसिपल बेसिकली क्या बोलता है, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस प्रिंसिपल? फर्स्ट लेट्स सी द स्टेटमेंट।
What is the statement? See, it states that when a system at equilibrium is subjected to change in any of the factors determining the equilibrium, the system will respond in such a way so as to minimize the effect of the change. क्या कहने का मतलब क्या है? Let's see. There are certain factors that determine the equilibrium. There are certain factors that determine the equilibrium. एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, AA plus BB gives CC plus DD. केमिकल रिएक्शन हो रहा है. ये केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे जब पहुंचा तो उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने वाले फैक्टर कौन है? टेम्परेचर है, कॉन्सेंट्रेशन है, प्रेशर है, ये सारी चीजें है ना जो इस इक्विलिब्रियम को मेंटेन कर रही है. बरोबर बोल रहा हूं? हमने ऑलरेडी देखा हुआ है. टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, पता है अपने को. ली चैटलियर प्रिंसिपल ये बोलता है कि बॉस, अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, क्या करोगे आप? इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे, यानी कि आप उसके कोई भी फैक्टर में, जैसे टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, कोई भी एक फैक्टर लो और उस फैक्टर में आप चेंज लाओगे तो रिएक्शन अपने आप को फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके आएगा टू काउंटर दैट चेंज. क्या करेगा वो? रिएक्शन अपने आप को फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा. क्यों? टू काउंटर दैट चेंज. ये क्या है? ये है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल. इसका एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, फिर मतलब एक फिजिक्स का एग्जांपल देता हूं, ठीक है, एक रियल लाइफ का एग्जांपल देता हूं, फिर केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल देता हूं. आप गाड़ी में जा रहे हो स्लोप पे, ऐसा वो घाट नहीं होते, घाट ऐसे जो माउंटेन के आसपास जो रास्ता होता है, लोनावला साइड कभी गए होगे तो, महाबलेश्वर साइड, है ना. अगर आपकी गाड़ी ऐसे कर्व मार रही है, स्पीड में ऐसे आप टर्न ले रहे हो, तो आपकी बॉडी किस तरफ जाती है? If your car is going to the left, your body automatically goes towards the right. है कि नहीं? इमेजिन करके देखो, अगर एक्सपीरियंस नहीं किया तो इमेजिन करके देखो, कर सकते हो. अगर मेरी कार ऐसे स्पीड में लेफ्ट में जा रही है तो मेरी बॉडी ऐसे राइट में ऑटोमेटिकली जाएगी. करेक्ट? क्या हो रहा है? टू कॉम्पेंसेट, टू काउंटर, उसको उल्टा जो मोशन ऐसा लेफ्ट में हो रहा है ना गाड़ी का, उसको काउंटर करने के लिए मेरी बॉडी कहां जा रही है? राइट में जा रही है. ऑपोजिट डायरेक्शन में आई. बोलो हाँ या ना? ये तुमने सोच के किया क्या? ये ऑटोमेटिकली होता है ना? सही बोल रहा हूं? आप लोगों ने, अगर आप में से कोई मोटो जीपी, वो जो मोटरसाइकिल रेसिंग होती है ना, मोटो जीपी, वो देखी होगी आप लोग. अभी मैं जब छोटा था मैं हमेशा देखता था ये ऐसा लेट लेट के बाइक क्यों चलाते हैं, मतलब एकदम टच हो जाती है ना बाइक जमीन पे, देखा होगा आप लोगों ने. तो वो भी बेसिकली वही है, वो काउंटर कर रहे हैं, ठीक है ना, वेट को वो काउंटर कर रहे हैं. तो ली चैटलियर्स प्रिंसिपल भी कुछ इस तरह का बोलता है. वो बोल रहा है बॉस कि तुम्हारे पास रिएक्टेंट्स हैं जो प्रोडक्ट्स बनने वाले हैं, ये जा रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया, ठीक है. अब ये चाहता है कि भाई मैं इक्विलिब्रियम पे रहूं, मजे आ रहे हैं उसको, इक्विलिब्रियम पे बैलेंस हो गया भाई उसका. अब तुमने क्या किया? अचानक तुमने रिएक्टेंट्स और बढ़ा दिए. क्या किया तुमने? क्या किया? रिएक्टेंट्स और बढ़ा दिए. तो वो क्या करेगा? वो अपने आप को थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेगा, फॉरवर्ड जाके जो रिएक्टेंट तुमने बढ़ाए थे उसको खर्च कर देगा, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके वापस थोड़ा सा और आगे जाएगा इक्विलिब्रियम पे. अगर आप प्रोडक्ट्स बढ़ा दोगे तो वो थोड़ा पीछे आ जाएगा, क्योंकि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो भी तो शिफ्ट होगा डिपेंडिंग ऑन आप रिएक्टेंट बढ़ा रहे हो कि प्रोडक्ट बढ़ा रहे हो. क्या ये बात समझ में आई? ये जो शिफ्टिंग है ना, ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है. ये जो शिफ्टिंग है ये क्या है? ये ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है. तो अब जरा देखते हैं थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन इसका क्या है. So the principal goal of chemical synthesis is to achieve maximum conversion of reactants into products with minimum expenditure of energy. हमारा अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम किसी तरह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पे पहुंच जाएं, ज्यादा एनर्जी खर्च ना हो और कम से कम टाइम में हम पहुंचे, है ना. ये अचीव करने के लिए हमें ली चैटलियर्स प्रिंसिपल को अप्लाई करना पड़ता है. और अगेन उसका इंग्लिश में नॉर्मल अगर हम लोग मीनिंग देखें तो ऐसा है
if you apply a stress to a reaction mixture, the reaction occurs in a direction which relieves the stress. The reaction occurs in a direction which relieves the stress. Now what do you mean by stress here? टेंशन देने का वाला stress नहीं रे बाबा. यहाँ पे stress means any change in concentration, pressure, volume और temperature. ये जो factors हैं जो इक्विलिब्रियम को कंट्रोल कर रहे थे, कौन से फैक्टर्स थे? कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर. ये चार जो ये है फैक्टर्स हैं जो आपके इक्विलिब्रियम को कंट्रोल करेंगे, है ना. फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम. अब ये ली शैटलर्स प्रिंसिपल का हमने स्टेटमेंट देख लिया. ये स्टेटमेंट बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आपको याद कर लेना है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. ठीक है. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम. ये वैसे तो अगर आपके कॉलेज एग्जाम वगैरह में अगर आप देखोगे तो एक शॉर्ट नोट के फॉर्म में आता है छोटा सा कि व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम. अदरवाइज बिकॉज ये क्लास 11 का टॉपिक है तो इसमें से आपके एंट्रेंस में यानी कि एमसीक्यूज वगैरह में क्वेश्चन बनते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, नॉट रियली वेरी रेलेवेंट विद रिस्पेक्ट टू योर थियोरी. ठीक है. नाउ पहला है चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. अगर आप देखोगे तो पहला जो फैक्टर है जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करता है वो क्या है? कॉन्सेंट्रेशन. एट इक्विलिब्रियम क्यूसी और केसी सेम होते हैं. ये तो बोला था अभी थोड़ी देर पहले. इक्विलिब्रियम पे क्यूसी और केसी क्या होते हैं? सेम होते हैं. व्हाट वाज द इक्वेशन फॉर दैट? प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन. और स्टोइशियोमेट्री को भूलना नहीं है. देखो स्क्वायर और क्यूब दिख रहा है ना, मैं बार बार ये रिमाइंड करते रहता हूं, इसमें गड़बड़ नहीं करनी है. ठीक है. अब समझो मैं इसमें रिएक्टेंट ऐड कर दूं. मैं क्या कर दूं? इसमें रिएक्टेंट्स को बढ़ा दूं. रिएक्टेंट्स को क्या करूं? मैं इंक्रीज कर दूं. तो एक इसी रिएक्शन को एक स्टेज ऐसा बोल दिया मैंने, स्टेज 1 कि भाई ये इक्विलिब्रियम में. स्टेज 2 इसी रिएक्शन पे मैं और एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं. अब मैं क्या कर रहा हूं? मैं हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ा रहा हूं. क्या कर रहा हूं? मैं हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ा देता हूं. तो अगर मैं हाइड्रोजन की क्वांटिटी बढ़ाऊंगा तो मैथमेटिकली ये वाला क्वांटिटी बढ़ रहा है. देखो डिनोमिनेटर में ये क्वांटिटी बढ़ रहा है, बोलो हाँ या ना. तो अब ये इक्विलिब्रियम में रहेगा क्या? इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब कर दिया ना मैंने. अभी मैंने क्या किया? इक्विलिब्रियम मैंने डिस्टर्ब कर दिया. क्यों? क्योंकि अब मैंने हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन को नॉन इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन कर दिया, मैंने बढ़ा दिया उसको. राइट. तो क्या होगा? ड्यू टू एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा हाइड्रोजन सिस्टम इज नाउ नो लॉन्गर एट इक्विलिब्रियम. तो होगा क्या? जितना आपने हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड किया था वो यूज होके और अमोनिया बनेगा. मतलब समझे कि आपने अगर इसको बढ़ाया तो ऑटोमेटिकली ये भी बढ़ेगा, सो दैट ये रेशियो सेम रहेगा. बात गई दिमाग में? बात गई दिमाग में? यस. दिस इज ली शैटलर्स प्रिंसिपल का बेस्ट एप्लीकेशन. सबसे आसान तरीके से कि भाई अगर तुम ये बढ़ाओगे तो मैं वो बढ़ाऊंगा, ताकि बैलेंस बना रहे. ताकि बैलेंस बना रहे. कैसे? देखो जो एडेड हाइड्रोजन है वो यूज अप हो गया और ज्यादा प्रोडक्ट बना दिए, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन को भेज दिया. तो जब तुमने रिएक्टेंट्स बढ़ाए तो मैंने क्या बोला? जब तुम रिएक्टेंट्स बढ़ा रहे हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा. क्यों? क्योंकि वो बोलेगा एक्स्ट्रा रिएक्टेंट पड़े, फटाफट जल्दी जल्दी इसको बनाओ, खत्म करो इसको, है ना. मैंने एग्जांपल ये लास्ट टाइम भी दिया था, ज्यादा पैसे हो गए, खर्च करो, खत्म करो, है ना. राइट. तो वैसे ही यहां पे नेक्स्ट है भाई, न्यू स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश. अब जैसे ही ये जो हाइड्रोजन आपने एक्स्ट्रा डाला तो वो यूज अप हो गया, तो अब दोबारा वापस से वो किस पे आ गया? वो दोबारा इक्विलिब्रियम पे आ गया. राइट. तो इसका ये मतलब है कि आप रिएक्टेंट डालोगे तो फॉरवर्ड फटाफट जाएगा. अगर आप प्रोडक्ट डाल देते, अगर आप इसमें ही इसी मिक्सचर में आप अमोनिया डाल देते तो रिएक्शन कहां जाता बच्चों? रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में जाता. क्या ये बात भेजे में गई? बोलो हाँ या ना. Yes. Then you have effect of pressure. Same logic. Effect of pressure. क्यों? क्योंकि पहले भी बता चुका हूं कि भाई अगर गैशियस रिएजेंट्स हैं, गैशियस प्रोडक्ट्स है, तो जहां कॉन्सेंट्रेशन का जो इफेक्ट होता है वही सेम इफेक्ट किसका होने वाला है? प्रेशर का. मैंने केसी और केपी का आप लोगों को इक्वेशन या जो डेरिवेशन है वो बताया था, याद है सबको?
बोलो हाँ कि ना, है ना। तो चेंज इन प्रेशर, अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो यहाँ पर कलर डीप हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये कलर कहाँ से आ गया, तो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में कलर, इन जनरल नहीं, बहुत बच्चे ये बेवकूफी कर देते हैं। हाँ, उनको कभी कोई ऐसा पूछेगा ना व्हाट हैपेंस व्हेन यू चेंज द प्रेशर इन अ रिएक्शन, तो बोलेंगे सर कलर चेंज। अरे मेरे भाई, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में आप कलर्ड गैस यूज कर रहे थे, समझे। NO2 गैस जो है ना, अब कलर्ड गैस आपका प्रोडक्ट था, ठीक है, इसीलिए कलर की बात कर रहा है वो, है ना। एक तो टेक्स्ट बुक वाले ऐसे इंटरनेशनल एग्जांपल देते हैं ना कि एवरेज बच्चे बेचारे कंफ्यूज ही हो जाते हैं। समझ रहे हो आप मैं क्या बोल रहा हूं। कलर ऐसा नहीं है कि गधे जैसा अपने को बोलना है हाँ जब भी प्रेशर बढ़ा है तो कलर, नहीं, जब भी प्रेशर बढ़ा है तो प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। वही हुआ ना, वही हुआ कि नहीं। अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ऐसा होता है। तो देखो यहां पर फंडा क्या है, एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर ऑफ डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड गैस यानी कि N2O4 गैस एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज ब्राउन गैस इज सेट अप इन अ सील्ड फ्लास्क, ठीक है। और ये दोनों आपस में एक दूसरे का क्या है, ये डाइमर है इसका, देखो NO2 का डाइमर है N2O4, आप देख सकते हो। NO2 को 2 से मल्टीप्लाई हो तो N2O4 बनता है ना। तो यहां पर ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में हैं। आप बोलोगे ठीक है, तो अगर आप प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो, अगर आप क्या कर रहे हो, प्रेशर को डिक्रीज कर रहे हो तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द राइट, और अगर आप प्रेशर को बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द लेफ्ट। अब राइट में क्या है, कलर्ड गैस है, राइट में क्या है, ये वाली ब्राउन गैस है, और ये वाली क्या है, कलरलेस गैस है। समझ रहे हो बात को, ठीक है ना। तो प्रेशर डिक्रीज करने पे, क्योंकि ये राइट को जा रहा है, देखो राइट को जा रहा है मतलब कलर डीप हो रहा है, और अगर प्रेशर आप इंक्रीज कर रहे हो तो लेफ्ट को जा रहा है यानी कलर लाइटन हो रहा है। क्या ये बात समझ में आई? यस, ओके। तो फॉरवर्ड रिएक्शन takes place with increase in number of molecules and backward reaction takes place with decrease in number of molecules। यहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन हो रहा है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, डबल है, देखो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और बैकवर्ड में लेस है, सीधी बात है ना। ओके, सिमिलर वो लोग ने एग्जांपल H2 + I2 gives HI गैस का भी दिया हुआ है। नॉर्मली आयोडीन सॉलिड होता है, अपने को मालूम है, बट यहां पर उन्होंने आयोडीन गैसियस फॉर्म में लिया है, ये याद रखना, क्योंकि मैं प्रेशर का इफेक्ट बता रहा हूं। तो प्रेशर के इफेक्ट में क्या चाहिए मुझे, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स कैसे चाहिए, गैसियस चाहिए, ये मत भूलना, ठीक है। तीसरा इफेक्ट होता है टेम्परेचर का। ये भी अपने को मालूम है कि भाई Kc जो है, Kc आपका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, Kc किस पे डिपेंड करता था, इसके फीचर्स में पढ़ा ना हमने, ये टेम्परेचर पे काफी हद तक डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहां पर भी एक रिएक्शन उन्होंने आपको दिया, जैसे कि ये वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गिव CH3OH। बाय द वे दिस CH3OH आई हैव टोल्ड यू ऑब्वियसली क्या होता है, ये मिथेनॉल, मिथाइल अल्कोहल, ये क्या होता है, ये मिथाइल अल्कोहल होता है। एंड दिस इज द कमर्शियल मेथड बाय विच मिथाइल अल्कोहल इज प्रिपेयर्ड। आप इंडस्ट्री में या कमर्शियल मेथड में मिथाइल अल्कोहल को कैसे बनाते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड के रिडक्शन से बनाते हो। कैसे बनाते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड के रिडक्शन से बनाते हो, ठीक है। तो यहां पर भी Kc क्या वही है, वापस से घूम फिर के भाई प्रोडक्ट्स अपॉन रिएक्टेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन। बोलोगे ठीक है। अब यहां पर एक्सपेरिमेंटली ढूंढा गया, आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, आपको कोई नहीं बोल रहा है जाओ लैब में जाओ और Kc का वैल्यू ढूंढो, कोई नहीं बोल रहा है, टेंशन मत लो। ये उन्होंने आपको एक्सपेरिमेंट करके दिया है। उन्होंने बोला कि भाई जब भी 298 केल्विन था ना तो इसकी वैल्यू 10⁻17 थी, जब 500 केल्विन हो गया ना तो इसकी वैल्यू 10⁻11 हो गई, जब 1000 केल्विन हो गया ना तो 10⁻6 हुई। तो मुझे पहले तो ये बताओ कि टेम्परेचर के साथ साथ Kc की वैल्यू कम हो रही है कि बढ़ रही है, 10⁻17 से 10⁻6 आ गई गधों, तो वैल्यू कम हो रही है, द वैल्यू इज बिकमिंग लेस। समझा? पहला नंबर उन्होंने ये दिया हुआ है बड़ा वाला, है ना। तो बेसिकली आपको ये वैल्यू जो है वो कम हो रही है। मैंने क्या कहा, Kc डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। मैंने ऐसा तो कभी नहीं कहा ना Kc हैज टू इंक्रीज विद टेम्परेचर। किसने बोला? इंक्रीज डिक्रीज डिपेंड्स, ठीक है, डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर।
तो यहां पर क्या हो रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे वैसे वैसे केसी की वैल्यू कम हो रही है। वो उन्होंने एक्सपेरिमेंटली आपको ढूंढ के दिया। तो यहां पर क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ केसी डिक्रीजेस एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज। समझ में आया बात, बोलो हाँ या ना। यानी कि अब थोड़ा दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, यानी कि अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा था, एक्सोथर्मिक था, तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट को जाएगा। अगर टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो टेम्परेचर कहां, सॉरी इक्विलिब्रियम लेफ्ट को जाएगा, रिएक्शन कैसे जाएगा, बैकवर्ड जाएगा। मतलब ज्यादा टेम्परेचर इसके लिए अच्छा है कि कम टेम्परेचर अच्छा है ऐसे रिएक्शन के लिए। ऐसे रिएक्शन को अगर आप ज्यादा टेम्परेचर करोगे तो केसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, लेस हो रही है ना। तो आप कम टेम्परेचर पे ऐसे रिएक्शन को करना प्रेफर करोगे। क्या ये बात भेजे में घुसी, बोलो हाँ या ना। यस, ओके। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। नाउ एक्चुअली स्पीकिंग अगर आप देखोगे तो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट जो है ना वो केमिकल काइनेटिक्स में आना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं। जब भी हम लोग कैटलिस्ट की बात करते हैं तो किसकी बात करते हैं, हम लोग रेट की बात करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में हम लोग रेट पढ़ रहे हैं ना भाई। कैटलिस्ट का काम क्या है, रिएक्शन को फास्ट करना। फास्ट मतलब कम टाइम में हो जाए, सेम रिएक्शन हो बट टाइम कम लगे, तेजी से हो जाए, है ना। तो इसीलिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात हो रही। तो कैटलिस्ट की जब बात करेंगे तो हम लोग एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स की बात करने चाहिए। बट ऑब्वियसली हमने ये देख लिया कि केमिकल काइनेटिक्स और केमिकल इक्विलिब्रियम में रिलेशन है कि नहीं। तो इन्होंने एक रिएक्शन का एग्जांपल दिया आपको, एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर प्लस वाटर। ये एक बहुत ही पॉपुलर नेम रिएक्शन है जिसका नाम है फिशर एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, इसका नाम है फिशर एस्टेरिफिकेशन। ठीक है, ये एक रिएक्शन का एग्जांपल दिया आपको। अगर इसको मैं बिना कैटलिस्ट के करूं तो इसको बहुत सारे, इसको मतलब 5 to 6 डेज लग जाएंगे ये रिएक्शन को होने के लिए। लेकिन आप अगर एसिडिक मीडियम डाल दो तो ये कुछ घंटे में रिएक्शन हो जाता है। यानी कि कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की रेट को बहुत ही ज्यादा फास्ट कर देता है। क्या कर देता है, कैटलिस्ट क्या करता है, रिएक्शन की रेट को बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ा देता है। नाउ the very important thing to note here again from MCQ, from entrance point of view, is a catalyst will not disturb the value of Kc. A catalyst will never disturb the value of Kc. वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। कैटलिस्ट क्या करेगा, सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा। क्या करेगा, वो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करेगा। वो कैसे करेगा ये हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में ऑब्वियसली देखते हैं। बट मतलब कैटलिस्ट ये कैसे अचीव करता है, क्योंकि आपके दिमाग में ये तुरंत सवाल आता है कि सर अगर वो केसी को अफेक्ट नहीं कर रहा है, केसी को हिला नहीं रहा है अपनी जगह से, तो फिर वो रिएक्शन को फास्ट कैसे कर रहा है बिना केसी को छेड़े। तो उसके लिए दूसरा मैकेनिज्म होता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी पे बेस्ड है। वो तो पता ही अपने को, अपन केमिकल काइनेटिक्स में देखते हैं। तो यहां पर फंडा ये है कि जो कैटलिस्ट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता, वो केवल रेट को फास्ट कर देता है। ठीक है, तो ये 4 मेजर चीजें हो गई जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करती है। और बेस्ड ऑन दीज 4 थिंग्स वी नाउ नो कि भाई एप्लीकेशंस क्या है। एप्लीकेशंस को भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं, बिकॉज अलग अलग चैप्टर्स में ये डिटेल में आ जाते हैं। ठीक है, एज आई मेंशन, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन कि इस चैप्टर में, बिकॉज ये क्लास 11 का टॉपिक है, तो उसके थियोरी को रटने में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, सिर्फ बेसिक चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को समझ लो, है ना। एप्लीकेशन क्या है, ये जो हमने अभी 4 चीजें देखी, इसका एप्लीकेशन क्या है। तो पहला तो हेबर्स प्रोसेस, ये तो आप लोगों को नींद में से उठा के पूछेंगे तो भी आना चाहिए, सबको आता है आई एम श्योर। हेबर्स प्रोसेस क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ, लिखा हुआ भी है यहाँ पे, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया, सबको मालूम है ना। और इसका रिएक्शन का, मतलब इसका इक्वेशन हमने 10 बार ऑलरेडी देख लिया। तो हेबर्स प्रोसेस में वो क्या बोलता है कि भाई ये सारा जो लॉजिक आपने सीखा उसी को लगा दो, तो आपका क्या है कि अमोनिया का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि आप टेम्परेचर को यूज करो, आप क्या करो, टेम्परेचर को यूज करो। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज एक्सोथर्मिक, मतलब कि आप टेम्परेचर को थोड़ा कम करोगे तो इक्विलिब्रियम राइट को, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवर होगा। अभी बताया ना, अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो आप थोड़ा टेम्परेचर को लोअरिंग करो तो रिएक्शन अपने आप राइट में जाएगा। बरोबर बोल रहा हूं, है कि नहीं।
बट प्रॉब्लम ये है कि लो टेम्परेचर पे केसी भी ये आ जाता है। इसमें इशू ये है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में लो टेम्परेचर पे क्या होता है ना, रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो थोड़ा खराब होता है। क्या होता है, लो टेम्परेचर पे स्लो हो जाता है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड्स वगैरह नहीं टूट रहे ना, जब टेम्परेचर कम है तो बॉन्ड्स वगैरह ब्रेक नहीं हो रहे बरोबर से फटाफट, तो इसलिए स्लो। तो अपने को एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। अपने को लो टेम्परेचर प्रेफर्ड है, ठीक है, लो टेम्परेचर प्रेफर करने से राइट पे जाएगा, बट उससे दिक्कत ये आ रही है कि भाई वो इफेक्टिवली बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए एनर्जी कम मिलती है कि नहीं। तो हाई टेम्परेचर पे जाना है, लेकिन उसमें क्या हो रही है गड़बड़, तो हमको एक ऑप्टिमम टेम्परेचर यानी कि एक बैलेंस अचीव करना पड़ेगा। और ये जो ऑप्टिमम टेम्परेचर ये है, अगेन ये एक्सपेरिमेंटली ढूंढा गया, नोबडी एक्सपेक्टिंग यू टू कंडक्ट दिस एक्सपेरिमेंट, डोंट वरी। अमोनिया के लिए 773 केल्विन, अमोनिया के प्रिपरेशन के लिए 773 केल्विन इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर हेबर्स प्रोसेस, ठीक है। अगर आपको स्कूल लेवल पे 450 या 500 पढ़ाया गया तो वो गलत है बच्चों। अमोनिया के हेबर्स प्रोसेस के लिए समवेयर अराउंड इन द रेंज ऑफ 700 केल्विन, 773 टू बी प्रिसाइज, दैट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर। समझ में आई बात? यस। एंड लास्ट है ऑब्वियसली प्रेशर को भी आप ये कर सकते हो कि अगर आप देखो जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो हाई प्रेशर से प्रेफर्ड होता है। फॉरवर्ड रिएक्शन कैसा है यहाँ पे, हाई, अगेन इज दिस अ रूल कि ऐसा हर बार फॉरवर्ड रिएक्शन हाई प्रेशर से नहीं, जिसमें कम नंबर ऑफ मोल्स है वो प्रेफर्ड होगा। तो आप देखोगे अमोनिया के इसमें तो भाई 3H2 और एक N2 ऐसा है ना, तो यहाँ पर 4 मोल है और इस तरफ 2 मोल है। लेस नंबर ऑफ मोल किधर है, राइट साइड है ना, प्रोडक्ट के साइड पे, अमोनिया के साइड पे, राइट साइड पे लेस नंबर ऑफ मोल्स है, आप देख सकते हो। तो लेस नंबर ऑफ मोल्स जो है ना, वहां पर आपका हाई प्रेशर फेवर्ड होता है, ठीक है, क्योंकि जितना आप प्रेशर लगा रहे हो उतना कंप्रेशन हो रहा है ना, तो कम मोल्स उतना में फिट होंगे, सीधी बात है। तो एट हाई प्रेशर प्रॉब्लम ये आती है कि कैटलिस्ट जो है वो काम नहीं कर पाता, ज्यादा प्रेशर आपने दे दिया तो कैटलिस्ट ढंग से काम नहीं कर पाता। तो अगेन यहां पर भी आपको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा और ऑप्टिमम प्रेशर कितना है आपका 250 atm। तो इन शॉर्ट आपको 2 लाइन क्या समझ में आई कि हेबर्स प्रोसेस का ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना है, 773 है, और उसी हेबर्स प्रोसेस का ऑप्टिमम प्रेशर कितना है, 250 एटमॉस्फेयर प्रेशर है। कितना है, 250 एटमॉस्फेयर प्रेशर। आई थिंक यस दैट फिनिशेस ऑफ द चैप्टर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। यस, टेक्स्ट बुक के जो आपके एमसीक्यूज है पहले उनको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। राइट, so I think we finished the theory part. Let's finish off the textbook MCQs also. Okay, as I keep saying 11th का टॉपिक है, इसमें MCQs पे फोकस करना, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना rather than theory पे। ओके, पहला क्वेश्चन क्या बोलता है देखो, इक्विलिब्रियम है, H2O becomes H plus and OH, मतलब वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट हो रहा है H plus और OH में। ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम है, डायनामिक, स्टैटिक, फिजिकल या मैकेनिकल? तो भाई ये किस टाइप का इक्विलिब्रियम आपका, ये डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का मतलब आपको पता है कि जहां पर ये कॉन्स्टेंटली जो है रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का रिएक्टेंट बन सकता है। ऑब्वियसली ये रिवर्सिबल रिएक्शन आपको दिख रहा है, तो ये डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है, ठीक है। फिजिकल और मैकेनिकल तो बकवास ही है, डायनामिक और स्टैटिक होता है। ये क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम है, वहां पे वापस से जो प्रोडक्ट्स है उनका वापस क्या बन सकता है, रिएक्टेंट बन सकता है। क्या ये बात समझ में आई? यस, ओके। सेकेंड, फॉर द इक्विलिब्रियम ए बिकम्स 2b प्लस हीट। अब ध्यान से देखना, यहां पर क्या बोला है, 2b प्लस हीट। प्लस हीट मतलब ये एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है? ये हीट को बाहर फेंक रहा है, एक्सोथर्मिक है, ये हीट को बाहर फेंक रहा है, यानी कि ये एक्सोथर्मिक है। थोड़ा दिमाग लगाना। अच्छा, जो एक्सोथर्मिक है, अगर जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो वो क्या प्रेफर करता है, वो लोअर टेम्परेचर प्रेफर करता है कि हायर टेम्परेचर? अभी बोला था थोड़ी देर पहले, वो लोअर टेम्परेचर प्रेफर करता है। मतलब अगर मैं लो करूंगा टेम्परेचर को तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। अब क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है देखो, वो क्वेश्चन आपको किसके मॉलिक्यूल्स बढ़ाने हैं,
ए के, यानी कि रिएक्टेंट के कि प्रोडक्ट के, रिएक्टेंट के, मतलब आपको टेम्परेचर कैसा चाहिए, मोर, समझे। अगर आप टेम्परेचर लो करते तो बी के मॉलिक्यूल्स बढ़ते, बोलो हाँ या ना, है ना। लो टेम्परेचर फॉरवर्ड को प्रेफर करता, तो हाई टेम्परेचर बैकवर्ड को प्रेफर करेगा। आपको ए बढ़ाने हैं तो आपको क्या करना है, आपको टेम्परेचर इंक्रीज करना है। कितना इजी, कितना सिंपल, बोलो हाँ या ना, है ना। सिंपल जो हमने किया उसको अप्लाई कर रहे हैं हम, है कि नहीं। चलो, तो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, ए के मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है फॉर द इक्विलिब्रियम Cl2 + 2NO gives 2NoCl, ठीक है। इसमें NoCl बढ़ेगा। NoCl कब बढ़ेगा, देखो NoCl कब बढ़ता, फॉरवर्ड डायरेक्शन चाहिए आपको। ध्यान से ये देखना है कि क्या क्या बढ़ाने की वो बात कर रहा है। NoCl कहाँ है, राइट साइड पे, प्रोडक्ट है। तो NoCl बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ली शैटेलियर्स प्रिंसिपल में सिखाया, क्या कि आप अगर रिएक्टेंट को इन दोनों में से किसी एक को बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, सो दैट इक्विलिब्रियम मेंटेन्ड रहे, है ना। तो अगर मैं Cl2 ऐड करूंगा, ध्यान से सुनना, अगर मैं Cl2 ऐड करूंगा तो ऑटोमेटिकली NoCl भी ज्यादा बनेगा, सो दैट इक्विलिब्रियम मेंटेन रहेगा। सही है, बात समझ में आई। यस, अगर मैं ऑप्शन सी करता, अगर मैं NoCl बढ़ा देता, मतलब मैं प्रोडक्ट बढ़ाता तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता, है कि नहीं, और मैं रिएक्टेंट निकालता तो भी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चला जाता। तो इसलिए मेरा ऑब्वियस आंसर है ऑप्शन ए। क्या ये बात समझ में आ गई। चलो, रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp, ये तो बहुत ही ईजी है, सबको मालूम है। रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp क्या है, फॉर द रिएक्शन A + B gives 2C + D। Relation between Kc and Kp is YKp, और Kp into Kc स्क्वायर नहीं है, तो 1/√Kp, Kp/Kc is 1। ओके, ये चीज आपके बुक में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, तो प्लीज इसको नोट करके रख लेना बच्चों। आपने देखा होगा कि हमने Kp और Kc का क्या रिलेशन निकाला था, याद करो। हमने Kp और Kc का ये रिलेशन निकाला था, अगर याद नहीं है तो Kp was Kc into RT raised to delta n, याद है ये, है ना। तो Kc क्या हो गया, Kp अपॉन RT raised to delta n, ऐसा हो गया, है ना। और ये 1/RT raised to delta n जो है ना, ये वाला पार्ट, ये 1/RT raised to delta n, इसको आप बोलते हो y, इसको आप क्या बोलते हो, y। ये टेक्स्ट बुक में यहां पर दिया हुआ नहीं है, मे बी देयर मस्ट बी अ मिसप्रिंट इन द टेक्स्ट बुक, और दे माइट हैव बीन फॉरगॉटन और समथिंग, ठीक है। इसको आप बोलते हो YKp। तो मतलब कि y क्या हो जाएगा, 1/RT raised to delta n हो जाएगा, ठीक है। ये नोट करके रख लेना। तो आंसर आपका आएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ये डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है इसलिए बता रहा हूं, ठीक है ना। उसके बाद आता है व्हेन वॉल्यूम ऑफ इक्विलिब्रियम, नेक्स्ट क्वेश्चन में C + H2O gives CO + H2। ये वही था ना अपना कार्बन मोनोऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है, अभी थोड़ी देर पहले कहा था मिथाइल अल्कोहल वाला, बट वहां पर मिथाइल अल्कोहल बन रहा था, यहाँ पे वो लोग ने C + H2O किया हुआ है। अब यहाँ पर क्या बोलता है कि भाई वॉल्यूम ऑफ इक्विलिब्रियम रिएक्शन अगर बढ़ गया एट while maintaining the temperature as constant, while maintaining the temperature as constant, अगर वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया तो क्या होगा, है ना। वॉल्यूम आपने बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम विल, when you increase the volume at constant temperature, you maintain the temperature and you change the volume। so अगर टेम्परेचर फिक्स कर दिया, वॉल्यूम बढ़ाया, तो प्रेशर कम हो जाएगा। बॉयल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो आपने क्या किया, वॉल्यूम बढ़ा दिया, मतलब प्रेशर कम हो गया, और प्रेशर कम किया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा, यानी कि लेफ्ट टू राइट जो है रिएक्शन प्रोसीड करेगा, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज यहां पर नोट करने जैसी है कि भाई प्रेशर के लिए मैंने क्या बोला था, नंबर ऑफ मोल्स को आपको देखना है, बट यहां पर दोनों साइड पे नंबर ऑफ मोल्स कैसा है,
2 नंबर ऑफ मोल्स में कोई फर्क नहीं है बच्चों, ठीक है। यहां पे इस तरह से देखना आपको कि आपका जो इक्विलिब्रियम है वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, बिकॉज प्रेशर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। आप वॉल्यूम बढ़ा रहे हो तो प्रेशर कम हो रहा है, तो लेफ्ट टू राइट आपका टुवर्ड्स प्रोडक्ट जो है वो जा रहा है, राइट। बाकी थियोरेटिकल क्वेश्चंस है और इसमें न्यूमेरिकल्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, ऐसा आई हैव सेड मेनी टाइम्स अगेन। इस चैप्टर के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आए, जो आपने सीखे, उसका एप्लीकेशन केमिकल काइनेटिक्स और आयोनिक इक्विलिब्रियम जो 12th के टॉपिक्स है उसमें ज्यादा है, उस पर फोकस करो, ठीक है। इसको आपने कॉन्सेप्ट को देख लिया, सीख लिया, समझ लिया, ठीक है, दैट इज फाइन। बट ये चैप्टर का जो क्वेश्चंस हैं ये ज्यादा से ज्यादा आपके कॉलेज के एग्जाम में आता है, वो भी 11th में, उसका उतना रेलेवेंस नहीं होता, बट इसके एप्लीकेशंस के ऊपर फोकस ज्यादा करना, ठीक है।